हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन आपका विज्ञान टीचर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 3 स्टार्ट कर दिया था और ये आज इस अध्याय पर भाग 9 है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम क्या है? परमाणु एवं अणु, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है आयनिक यौगिक, यानी कि आयोनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है आयोनिक कंपाउंड, इसको समझते हैं। तो बच्चों जब भी हम लोग बात करेंगे आयनिक यौगिक यानी कि आयोनिक कंपाउंड की, तो बच्चों देखो फर्स्ट लाइन हमें हमेशा याद रखनी है इसकी कि यौगिकों को जो आयनों के बने होते हैं आयोनिक यौगिक यानी कि आयोनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर जो फर्स्ट हमें याद रखनी है कि जब भी हम लोग आयोनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वो हमेशा किससे बने होते हैं? आयनों से, यानी कि आयन से। अब जो पिछली वीडियो थी बच्चों, उसमें हम लोगों ने समझा था कि आयन्स यानी होते क्या है। पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने अच्छे से समझा था कि आयन कैसे होते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं, उस पर कौन सा चार्ज होता है, वो सब हम लोग पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। अगर हम लोग हल्का सा रिवाइज करें तो आयन होते क्या है? आयन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक कैटायन और दूसरे एनायन। जब भी हम लोग कैटायन की बात करते थे तो वो हमेशा कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। और जब भी हम लोग एनायन की बात करेंगे तो वो कैसा चार्ज होगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों हमें जो सबसे पहले अब बात याद रखनी है वो क्या है कि आयोनिक कंपाउंड जब भी हम लोग बात करेंगे तो बनते किससे हैं? वो आयन से। बहुत सारे आयन्स को जब हम लोग कंबाइन कर देंगे तब हमारा आयनिक यौगिक हमारा तैयार हो जाता है। और अगर हम लोग आयन्स की बात करते हैं तो आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक कैटायन और दूसरे एनायन। एनायन जब भी होंगे तो वो नेगेटिव चार्ज और कैटायन जब भी होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, अब बच्चों मैंने एक बात बोली आप लोगों के लिए कि जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड है वो बनते किससे? आयन से। और आयन पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं, जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड है उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बना है? आयनिक कंपाउंड। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों कि जो भी हमारे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आयोनिक कंपाउंड में होते हैं वो दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं और वो कंपाउंड कैसा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दोनों के दोनों बराबर बराबर होंगे। अगर 10 यूनिट जो है हमारी पॉजिटिव चार्ज की है तो 10 यूनिट ही हमारी नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो बच्चों बहुत ही सिंपल है, हमें बस इतना याद रखना है कि आयन्स को मिलाकर के क्या बनता है? आयनिक यौगिक। उसमें क्या होंगे? पॉजिटिव चार्ज भी होगा, नेगेटिव चार्ज भी होगा, लेकिन दोनों के दोनों जो है बराबर होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हमेशा बराबर बराबर होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आयनिक यौगिकों में धन आवेशित आयन यानी कि कैटायन और ऋण आवेशित यानी कि एनायन आकर्षण के प्रबल स्थिर वैद्युत बलों यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा परस्पर बंधे होते हैं। अभी हम लोगों ने बताया बच्चों कि जो भी हमारे आयनिक यौगिक होंगे वो किससे बनेंगे? आयन से। और आयन्स में हमारे पास धन आवेशित आयन भी होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कैटायन, और ऋण आवेशित भी होते हैं जिसे हम बोलते हैं एनायन। अब बच्चों ये दोनों के दोनों जो कैटायन और एनायन है वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं और उनको बांधे रखने के लिए कोई ना कोई एक बल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम लोग जो बेसिकली बोलते हैं तो कौन सा होगा? बेसिकली वो वैद्युत बलों यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा परस्पर बंधे रहते हैं। ठीक है बच्चों, एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों? वो बल जो आयनिक यौगिकों में आयनों को एक साथ बांधे रखता है आयनिक आबंध यानी कि आयनिक बॉन्ड या वैद्युत संयोजक आबंध यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो जितने भी हमारे कैटाइंस और आयंस होंगे उनके अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? या तो आयनिक बॉन्ड बोलेंगे या फिर हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, जिसके वो दोनों के दोनों जो हमारे आयंस हैं, कैटाइंस हैं या एनाइन होंगे वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए रहते हैं। ठीक है बच्चों,
अब बच्चों बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड धन आयनों और ऋण आयनों की समान संख्या का बना होता है। यह भी मैंने बोला कि जितने भी हमारे आयनिक कंपाउंड होंगे वहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होगा वो एकदम समान संख्या में होगा। इसलिए किसी भी आयनिक यौगिक पर सर्वसम्मिलित आवेश शून्य होता है, इसलिए वहां पर जो न्यूट्रल होगा वो चार्ज होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे वो दोनों के दोनों एकदम सेम संख्या में होंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों उदाहरण की, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की यानी NaCl की, तो यहाँ पर देखो बच्चों एक ये कैसा है, आयनिक यौगिक है यानी कि आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है और उन दोनों को वो कोई ना कोई एक फोर्स है जो बांधे हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर Na यानी कि सोडियम की बात करता हूँ बच्चों, तो ये कैसा है, Na पॉजिटिव तो धन आवेशित सोडियम आयन है, और अगर मैं Cl नेगेटिव यानी क्लोरीन की बात करता हूँ तो ऋण आवेशित क्लोराइड आयन है। तो यहाँ पर पॉजिटिव भी आ गया, नेगेटिव भी आ गया, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बच्चों क्या है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी एक है और नेगेटिव चार्ज भी एक है, तो दोनों के दोनों उपलब्ध तो है लेकिन समान संख्या में है, इसलिए यहाँ पर भी जो हमारे पास सर्वसम्मिलित आवेश होगा वो कैसा होगा, शून्य होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड में जो भी हमारे धन आयन होते हैं या फिर ऋण आयन होते हैं वो समान संख्या में होते हैं। अब बच्चों हम लोग कुछ बात करते हैं कुछ आयनिक यौगिकों की। तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने कुछ आयनिक यौगिकों के नाम लिखे हैं, उनके सूत्र हैं और वहाँ पर कौन कौन से आयन उपस्थित हैं वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों पहले आयनिक कंपाउंड यानी कि सोडियम क्लोराइड की। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो क्या होगा, NaCl, और यहाँ पर उपस्थित आयन जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कौन सा होगा, पोटेशियम क्लोराइड। यहाँ पर कौन कौन से मौजूद है, सूत्र क्या होगा, KCl, और आयन कौन कौन से होंगे, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तीसरे की बात करते हैं बच्चों अमोनियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, NH4Cl, और यहाँ पर कौन कौन से उपस्थित आयन है, तो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों फोर्थ मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका क्या होगा सूत्र, MgCl2, और यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, Mg2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पर सूत्र क्या बन जाएगा, CaCl2, और यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, Ca2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर क्या होगा सूत्र यानी कि फॉर्मूला जो होगा वो क्या बनेगा, MgO, और यहाँ पर कौन कौन से आयन मौजूद है, Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। इसके बाद बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और मौजूद कौन कौन से आयन होंगे, Ca2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव। लास्ट बात करते हैं बच्चों कॉपर सल्फेट की, CuSO4, इसका सूत्र बन जाएगा, और यहाँ पर उपस्थित आयन कौन कौन से हैं, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, उसमें उपस्थित आयन कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, इस पर NCERT में भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आप पॉज कर लीजिएगा बच्चों और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग आयनिक कंपाउंड में ही बात करते हैं आयनिक यौगिकों की सूत्र इकाई यानी कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब जब भी कोई हमारा आयनिक यौगिक यानी कि आयनिक कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर हम लोग उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आयनिक यौगिकों की सूत्र इकाई से यानी कि फॉर्मूला यूनिट से। तो वो होता क्या है, तो आयनों का सरलतम संयोजन जो एक वैद्युत उदासीन इकाई उत्पन्न करता है उसको सूत्र इकाई यानी कि फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो बच्चों कुछ नहीं है, जब भी कोई हमारा आयनिक कंपाउंड बनता है तो वहाँ पर कटाइंस भी होंगे, एनाइंस भी होंगे, तो उन लोगों के संयोजन से ही हमारा क्या बना है, आयनिक कंपाउंड बना है। तो उसको हम लोग लिखने के लिए कुछ उसके एलिमेंट्स का कुछ रिप्रेजेंटेशन करते हैं ताकि वो हमारा पूरा का पूरा ये बता सके कि उसमें कौन कौन से हम लोगों ने परमाणु लिए हैं और उसमें कौन कौन से चार्ज आ रखे हैं। तो अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करता हूं बच्चों, तो वो सोडियम क्लोराइड था तो NaCl लिखेंगे। अब इस सूत्र को यही क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला यूनिट यानी कि सूत्र इकाई। तो इससे हमें देखने पर पता चलता है कि NaCl क्या है, एक आयनिक यौगिक है यानी कि आयनिक कंपाउंड है, और इसमें कौन कौन से हमारे परमाणु उपस्थित हैं, Na भी यानी सोडियम भी है और क्लोरीन भी है। और यहाँ पर बच्चों अगर मैं कैटाइंस की और एनाइंस की बात करता हूँ यानी चार्जेस की बात करता हूँ, तो देखो यहाँ पर जो है कौन कौन से एनाइंस होंगे, तो Na पॉजिटिव और क्लोरीन यानी Cl नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैटाइन और ये एनाइन, तो इस सूत्र से हमें सब कुछ पता चल जाता है।
ठीक उसी प्रकार बच्चों देखो दूसरा एग्जांपल क्या है, अमोनियम सल्फेट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका सूत्र क्या बनेगा, NH4 2SO4। अब यहाँ पर कौन कौन से चार्ज उपस्थित है, आयन कौन कौन से हैं, तो NH4 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। और देखिए बच्चों हमें हमेशा ये पता है कि जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे वो समान रूप से बराबर बराबर संख्या में होते हैं। तो यहाँ पर जो बनता है वो कैसा बनेगा, उदासीन इकाई उत्पन्न करता है, यानी कि न्यूट्रल चार्ज होता है। यहाँ पर जो सर्व सम्मिलित आवेश होगा वो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग सूत्र द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला मास की। तो जब भी हम लोग बच्चों बात करते हैं आयनिक यौगिक की, तो बहुत सारे आयन से मिलकर के बना है और वहां पर कैटायन और एनायन जो है बराबर की संख्या में होंगे। अब जो भी बच्चों परमाणु होते हैं तो उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो होता है। अब जब भी हमारा आयनिक यौगिक बनता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसके सूत्र से। तो यहाँ पर जब वो पूरा का पूरा बन जाएगा तो वो किससे रिप्रेजेंट होगा, सूत्र से। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि उसका जो द्रव्यमान होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, सूत्र द्रव्यमान। तो यानी कि उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मूला मास यानी कि सूत्र द्रव्यमान। तो जो भी हमारा आयनिक यौगिक है उसके द्रव्यमान जब भी हमें निकालना है तो किससे निकालेंगे, सूत्र द्रव्यमान से। तो देखो बच्चों क्या कहता है, किसी आयनिक यौगिक का सूत्र द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला मास 12 मात्रकों के रूप में लिए गए कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान की तुलना में उसकी सूत्र इकाई का आपेक्षिक द्रव्यमान होते हैं। अब यहाँ पे कार्बन 12 क्यों इस्तेमाल करते थे बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि जो परमाणु होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं और उनका जो द्रव्यमान होता है वो भी बहुत कम होता है। अगर उसको हम लोग कैलकुलेशन में रखते हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, इसीलिए हम लोग कार्बन 12 के हिसाब से वहां पर उनका द्रव्यमान रखते थे। और वहां पर जो बच्चों हम लोग यूनिट लगाते थे वो क्या आती थी, यू आता था। ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसी को आपको उदाहरण के तौर पर समझाऊं तो बच्चों देखो पहला क्या एग्जांपल हमारे पास NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो बच्चों NaCl का सूत्र द्रव्यमान सोडियम यानी कि Na होगा और क्लोरीन यानी कि Cl के परमाणु द्रव्यमानों का योग होगा। तो यहाँ पर बच्चों कैटायन और एनायन दोनों ही मौजूद है, Na पॉजिटिव भी और Cl नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर अगर हमें इसका सूत्र द्रव्यमान निकालना है तो सूत्र क्या है, यहाँ पर देखो NaCl ही तो है। तो बच्चों यहाँ पर देखो NaCl का सूत्र द्रव्यमान सोडियम Na और क्लोरीन यानी कि Cl के परमाणु द्रव्यमानों का योग होगा। तो यहाँ पर बच्चों है क्या, जो भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है NaCl वो बना किससे है, सोडियम से और क्लोरीन से। अगर हमें इसका सूत्र द्रव्यमान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, Na का परमाणु द्रव्यमान और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान को प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इस पूरे का सूत्र द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, Na का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23U, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और क्लोरीन का कितना होता है बच्चों 35.5U। अब हमें NaCl का सूत्र द्रव्यमान निकालना है तो कुछ नहीं है, इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। तो इसका सूत्र द्रव्यमान निकालने के लिए 23 + 35.5 सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 58.5U। ठीक है बच्चों। तो जब भी हमें उस पूरे सूत्र का द्रव्यमान निकालना है तब हम लोग क्या निकालेंगे, सूत्र द्रव्यमान यानी कि फॉर्मूला मास। अब बच्चों एक और प्रश्न हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 के सूत्र द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब यहाँ पर हमें सूत्र द्रव्यमान निकालना है और यहाँ पर हमें दे रखा है कि परमाणु द्रव्यमान किसके का कितना कितना है। देखो K का कितना है, देखिए बच्चों K का कितना है 39U, C का कितना है 12U और O कितना है 16U। तो यहाँ पर जब भी हम सूत्र द्रव्यमान निकालते हैं तो उस सूत्र में कौन कौन से परमाणु हैं उनका जो भी हमारा द्रव्यमान होगा बच्चों वहाँ पर हमें उसका योग निकालना होता है। तो देखो बच्चों हमें निकालना है K2CO3, ये हमारे पास सूत्र है और यहाँ पर कौन कौन से मौजूद परमाणु हैं, K है, C है और O है। तो यहाँ पर K के कितने परमाणु हैं 2, C के कितने हैं 1 और O के कितने हैं बच्चों 3। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 K के हैं, 1 C और 3 O। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हमें K का कितना दे रखा है परमाणु द्रव्यमान 39, C का 12 और O का 16। तो 2 × 39 + 1 × 12 + 3 × 16, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा 78 + 12 + 48 और योग कितना निकल के आएगा बच्चों 138U। तो हम लोग बोल सकते हैं कि K2CO3 का सूत्र द्रव्यमान कितना होगा बच्चों 138U। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उनको प्लस कर देना है। ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बच्चों बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पर जाने से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।